सीधा रुख करते हैं ग्वालियर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। Thank you, sir. We will now present a video clip of a newly constructed district court complex. Can we have the video, please? है जहां वर्तमान में न्यायालय संचालित हो रही है। वर्तमान परिसर में न्यायालय कक्ष, अभिभाषक गण व पक्षकारों के बैठने के स्थान तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव रहा है। इन अभावों को विचार में रखते हुए वर्ष 2008 में जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर के नवीन भवन की आधारशिला रखी गई थी एवं इसका वर्तमान स्वरूप आपके सामने स्क्रीन पर है। नवीन न्यायालय परिसर न केवल विशाल है बल्कि इसमें सुरक्षा, तकनीकी सुधार एवं विशेषज्ञता का मिलन है। यह हमारे समुदाय के न्यायिक प्रक्रिया को एक नए स्तर पर ले जाएगा। नवीन न्यायालय परिसर एक आधुनिक और सुरक्षित माहौल प्रदान करता है। यहाँ नवीनतम तकनीकी सुधारों को शामिल किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया को और भी सुगम बनाए रखेंगे। इस परिसर में विभिन्न अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल की गई हैं, जो हमारे न्यायिक समुदाय को आरामदायक एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा। जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर के नवीन परिसर में न्यायालय का संचालन प्रारंभ होने से सभी पक्षकारों, अधिवक्तागण एवं न्यायाधीश गण को कार्य करने का अनुकूल वातावरण मिलेगा। यह सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नवीन न्यायालय पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने में सहायक रहेगा। नवीन न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य 2008 में प्रारंभ हुआ था तथा 3 वर्षों में निर्माण कार्य पूरा किया जाना था, किंतु विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाया। मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री रवि मलिमठ द्वारा 14 अक्टूबर 2021 को पदभार ग्रहण करने के पश्चात नवीन न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु गहरी रुचि ली गई तथा उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि नवीन न्यायालय परिसर ग्वालियर का निर्माण कार्य पूर्ण हो सका। माननीय मुख्य न्यायाधीश के अथक प्रयासों के बिना नवीन न्यायालय परिसर ग्वालियर का निर्माण कार्य पूर्ण होना असंभव था। नवीन न्यायालय परिसर की स्थापना में माननीय मुख्य न्यायाधीश के भागीरथी प्रयास के लिए मध्य प्रदेश जिला न्यायपालिका, विशेषकर ग्वालियर जिला न्यायपालिका सदैव अनुग्रहित रहेगी। धन्यवाद। Thank you. May I now request my Lord, Honorable Chief Justice Rohit Arya, Administrative Judge, Gwalior Bench, to kindly deliver the welcome address. Sir. मंचासीन मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री मंगूभाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र माहेश्वरी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.सी. शर्मा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि मलिमठ महोदय एवं उच्च न्यायालय के समस्त न्यायमूर्तिगण, मंत्री परिषद के उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यगण एवं जनप्रतिनिधिगण, मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह भदौरिया, जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री पवन पाठक एवं बार के सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं सदस्यगण, केंद्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों से पधारे हुए अधिकारीगण तथा इस नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के उद्घाटन के महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बनने हेतु उपस्थित मातृशक्ति एवं समस्त बंधुगण का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे राज्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले को नवीन सर्व सुविधा युक्त न्यायालय भवन की सौगात मिलने के इस खुशनुमा अवसर पर यहाँ के गौरवशाली इतिहास पर एक दृष्टि डालना प्रासंगिक होगा। महान ऋषि गालोब के नाम पर अपना ग्वालियर नाम प्राप्त करने वाला यह शहर
सदैव से ही अपनी प्राचीन धरोहरों की समृद्ध विरासत के कारण इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखता रहा है, जिसमें यहाँ का प्रसिद्ध किला 10वीं शताब्दी से भी अधिक प्राचीन होकर आज भी अपने गौरवशाली अतीत को दर्शाता हुआ उतनी ही बुलंदियों पर खड़ा है। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्राचीन धरोहरों ग्वालियर के गौरवशाली इतिहास के विश्व पटल पर दर्शित करती हैं। स्वतंत्रता पश्चात भी ग्वालियर मध्य भारत की शीतकालीन राजधानी के रहते हुए अपना प्रमुख राजनीतिक महत्व रखता रहा। ग्वालियर रियासत का स्टेट प्लीडर एसोसिएशन स्वतंत्रतापूर्व इस दमनकारी विधियों के विरोध में एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए आवाज उठाने में अग्रणी रहा है, जिसमें श्री पुस्तकें, श्री तख्तमल, श्री हिरवे तथा श्री राम सहाय प्रमुख चेहरे रहे हैं। 19 की भी मुझे खुशी है कि मंचासीन एक एक व्यक्ति का ग्वालियर के साथ कुछ न कुछ लगाव रहा है। आपने उद्बोधन में सुना, केवल एक व्यक्ति इस मंच पर हैं जिनका सीधा सीधा ग्वालियर के साथ या मध्य प्रदेश के साथ संबंध न हो, हमारे राज्यपाल महोदय। लेकिन मेरा व्यक्तिगत संबंध इनके साथ है, क्योंकि मैं तो गुजरात का दामाद हूं। आज का दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस हमारे न्याय के क्षेत्र में भी है। मैं थोड़ा अतीत में जाना चाहता हूं। ग्वालियर में न्याय की प्रक्रिया के इतिहास में जाना चाहता हूं। ग्वालियर में न्याय की प्रक्रिया 150 वर्ष से ज्यादा पुरानी रही है। माधव महाराज द्वितीय, हर बार जब मैं प्रथम कहता हूं तो मोहन यादव जी मुझे टोकते हैं, क्योंकि महाजी महाराज माधव महाराज प्रथम थे, तो माधव महाराज द्वितीय के समय में उन्होंने दरबार पॉलिसी निकाली थी। और दरबार पॉलिसी 12 वॉल्यूम की किताब है। 12 वॉल्यूम की किताब है। हर एक शासक के लिए, हर एक मंत्री के लिए, हर एक न्यायाधीश के लिए, हर एक रेवेन्यू कलेक्टर के लिए, कि राज्य और स्टेट को न्याय की आधार पर कैसे चलाया जाना चाहिए। और उस दरबार पॉलिसी के तहत पहला न्याय की प्रक्रिया समूचे ग्वालियर स्टेट में, ग्वालियर से लेकर आपके मालवा अंचल तक लेकर आपके राजस्थान के झालावाड़ तक लेकर पूर्ण रूप से ग्वालियर स्टेट के अधीन पूर्ण रूप से क्रियान्वयन की गई थी। इसके साथ उनके पुत्र, मेरे दादा, मेरे आजोबा जीवाजीराव महाराज ने सन 1938 में ग्वालियर की हाई कोर्ट की बिल्डिंग की लोकार्पण की थी। उस समय विधि मंत्री मौलवी सैयदुद्दीन हैदर साहब थे। ग्वालियर स्टेट के चीफ जस्टिस जीके शिंदे साहब थे। और उस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की तरह सभी अधिवक्ता, सभी जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोग उपस्थित थे। हाई कोर्ट के गेट पर एक बड़ा लॉक लगाया गया था। उस लॉक में न्याय प्रक्रिया की पूर्ण लेख लिखी गई थी। और वो बड़ा लॉक भी ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा बनाया गया था। चाबी मेरे आजोबा के हाथ में दी गई। वो चाबी चांदी की चाबी नहीं थी, वो चाबी इस्पात की चाबी थी। और जब उन्होंने लॉक खोला और कार्यक्रम में उन्होंने उद्बोधन दिया, तो उन्होंने कहा अपने उद्बोधन में कि मैंने ये निर्णय लिया कि ये लॉक चांदी की चाबी से नहीं खोली जाएगी, ये लॉक इस्पात की चाबी से खोली जाएगी, क्योंकि ग्वालियर स्टेट में न्याय
सभी के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, यह निश्चय और संकल्प में लेता हूं। और अंग्रेजी में उनका वाक्य था, एंड आई वुड लाइक टू कोट हिम। ही सेड इन हिज स्पीच, लाइक स्टील, जस्टिस शुड बी यूजफुल। न्याय उपयोगी होनी चाहिए। जस्टिस शुड बी अनबेंडिंग। न्याय को कभी झुकना नहीं चाहिए। जस्टिस शुड बी इजीली अवेलेबल, सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। जस्टिस शुड बी अनटर्निश्ड, न्याय के ऊपर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। और जस्टिस शुड बी एफिशिएंट, न्याय की दक्षता सदैव होनी चाहिए। और उनका ये वाक्य 1938 में, करीब 100 साल पूर्व, आज भी उतना ही संदर्भ रखता है 2024 के भारत में। मेरे भाई और बहनों, आज मैं बाबा साहब अंबेडकर का स्मरण करता हूं। बाबा साहब ने भारत को अपना संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जो संविधान के निर्माताओं ने सोचा था कि भारत को प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक ऐसा संविधान दिया जाए जो ओपन हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो और जो मॉडर्न हो। एक ऐसा संविधान जो खुला हो, जिसकी दूरदर्शिता हो, और जो एक आधुनिक संविधान हो। और कण कण में इस संविधान के आधार पर हर भारतवासी ने पिछले 75 वर्षों में अपना मार्ग, अपना भी, अपने राज्य का भी और भारतवर्ष का भी प्रशस्त किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारी संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, और संविधान ही सभी नागरिकों को जहां एक तरफ अपना हक देता है, वही संविधान भी हम नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी तय करता है। और आज इस प्रणाली की जो विस्तारीकरण हो रही है, आज इस कार्यक्रम में, जहां कानून की निष्पक्ष व्याख्या हो, उसका उपयोग सुनिश्चित हो, जहां अहम भूमिका में नागरिक के संवैधानिक हकों पर पूर्ण रूप से सुरक्षा हो, लोकतंत्र प्रणाली के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक संकल्प हम लोग सब लें। और भारत की जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इस कुशल प्रजातांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए हर नागरिक अपना संकल्प ले पाए। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पुरानी अंग्रेजी हुकूमत, कॉलोनियल माइंडसेट को उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प लिया है। हमारे न्यायाधीशों के साथ, विधि के विभाग के साथ कई नए लॉज हम लेके आए हैं, कई नई सोच विचारधारा हमने उत्पन्न की है। उदाहरण के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक न्याय संहिता, लॉ ऑफ मीडिएशन, जो लीगल पॉलिसी और लेजिस्लेटिव सिस्टम को एक नई शक्ति प्रदान करती है। आज इस कार्यक्रम में जहां हम लोग एक भौतिक, डिजिटल और मानव संसाधनों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे संपूर्ण न्याय विभाग को, जिन्होंने ये इमारत खड़ी की है। पर ये केवल इमारत नहीं है, इस इमारत में हजारों आत्माएं बसती हैं, लाखों लोगों की आशाएं बसती हैं। 83 कमरों का ये इमारत 115 करोड़ रुपए की लागत से आज आधुनिकता का प्रमाण मध्य प्रदेश के लिए नहीं, लेकिन देश के लिए बनता है। और मेरे दिल की गहराइयों से मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करना चाहता हूं। अंत में मेरे 5 छोटे छोटे सुझाव हैं जो मैं अर्पित करना चाहता हूं। भारत अपना सफर अमृत काल से शताब्दी काल में तय कर रहा है, और अमृत काल से शताब्दी काल का ये जो सफर है,
ये आपका और हमारा कर्तव्य काल का भी सफर है। इस कर्तव्य काल के सफर में हमारी पूर्ण कोशिश है कि न्याय की सुविधा में नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो, हमारी न्याय की सुविधा हर गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित के लिए उपयोगी हो और उसी के साथ कानून को भी सबसे सरल भाषा में सबके लिए उपलब्ध हो। इन 3 लक्षणों के साथ आने वाले समय में मैं अपने सभी युवा साथियों को भी अनुरोध करूंगा कि न्याय की प्रक्रिया में जरूर आप संविधान के चर्चा पर वीडियो और रिकॉर्ड जरूर पढ़ें। उस सिस्टम में जो चर्चा हुई, जो आदान प्रदान विचारों का हुआ, उससे भौतिक और भावनात्मक नई ऊर्जा हम लोगों को प्रदान होती है और राष्ट्र के प्रति नया संकल्प बढ़ता है। और अंत में एक ही अनुरोध है कि जैसे भारत आज आत्मनिर्भरता के प्रति बढ़ रहा है, भारत एक विकासशील देश से विकसित भारत में परिवर्तित हो रहा है। मेरी दिल की अंतरात्मा की ख्वाहिश है कि न्यायपालिका में भी जितने मेरे युवा साथी हैं, उतनी मेरी महिलाएं साथी भी आगे आए, ताकि भारत में एक पूर्ण बैलेंस और संगम के साथ भारत को हम आगे बढ़ाते जाएं। आज के दिवस पर इस कार्यक्रम के लिए मेरे दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश की जनता से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. I would now humbly request Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh, to kindly address this august gathering. जिला न्यायालय लोकार्पण के अवसर पर विराजमान महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, मेरे भाषण के पहले अभी जिनने अपनी बात पूरी की, हमारे अपने लोकप्रिय नेता यशस्वी मंत्री माननीय सिंधिया जी, अभिनंदन करें सिंधिया जी का, माननीय महामहिम का, और मंच पर विराजमान न्यायमूर्ति माननीय माहेश्वरी जी, माननीय सतीश शर्मा जी, माननीय मलिमठ जी, हमारे रोहित आर्या साहब, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वय, माफ करना मेरा गला बैठा हुआ भाषण दे देकर, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था। बैठे बैठे जिसका गला बैठा और बाकी बोलने वाले इतने, तो अपना काम वैसे निपट जाता है। मैं आज के इस नवीन भवन के लोकार्पण के अवसर पर ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, खास करके ऐसे तीनों अंगों के माध्यम से लोकतंत्र जीवित रहता है, और लोकतंत्र के जीवित रहने के मुखिया के नाते से महामहिम हमारे यहां मौजूद है। और ये बात भी सही है कि जुडिशियली भवन के बनने से कितने पक्ष अलग अलग आनंदित होते हैं। एक पक्ष जो जुडिशियली में सीधे सीधे इन्वॉल्व है वो हमारे अभिभावकगण और न्यायाधीशगण, दूसरे हमारे पक्ष विपक्ष के संबंधित पक्षकार, तीसरा इन व्यवस्थाओं को संचालित करने वाली सरकार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ग्वालियर में जिस जगह भवन का ये लोकार्पण हुआ उसका इतिहास भी हमारे सामने आया। 1938 में स्थापित होने वाली हाई कोर्ट में जिला कोर्ट भी चलता आया, और नया भवन जब बनकर के अलग अलग जगह हुआ है। मैं माननीय माहेश्वरी जी बता रहे थे कि ये लंबी श्रृंखला है, ऐसे कई भवनों की भूमिका में उनका बड़ा रोल है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, और सरकार का मुखिया होने के नाते से ये सारे सुझाव भी मैं अपने आप में संकलित करता जा रहा हूं।
क्योंकि डिमांड आएगी तो घूम घाम के आना एक ही जगह, दूसरा कोई उसका स्थान नहीं है, और वो गलत भी नहीं है। अगर अभिभाषक की कोई व्यवस्थाओं के हमको कोई व्यवस्था खर्च करना है तो भी क्या गलत है, और न्यायालय से जुड़े हुए किसी पक्ष में कोई आवश्यकता होगी। लेकिन एक बात अंततः ये बात सही है कि हमारी सारी व्यवस्थाओं में सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो संबंधित पक्ष जो इंतजार कर रहा है, वो गरीब आदमी जिसके मन में न्याय की आशा अपेक्षा लेके आ रहा है, उसके साथ न्याय हो। और मैं अपनी शुभकामना देता हूं, निश्चित रूप से ये मान के चलता हूं कि इतना बड़ा भवन उसकी आशा अपेक्षा पे जरूर खरा उतरेगा। ये मैं शुभकामना देता हूं अपनी तरफ से। हमारा तंत्र इतना बढ़िया है। मैं माननीय माहेश्वरी जी से बात कह रहा था कि मैं जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, मेरे जीवन की एक सच्ची घटना घटी, और उस घटना का थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्वाभाविक रूप से हम जनप्रतिनिधि है तो जनता के संपर्क में भी रहते हैं, लेकिन उसके अपने रोल रहते हैं। दो झुग्गी वाले पास रहते हैं। एक झुग्गी में रहने वाली महिला, उसके पति भी घर में नहीं, 2-3 बच्चे उसके। अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने के लिए वो सबसे पहले उनको अपना तैयार करके उनकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती, फिर 6 बजे से जाग करके आसपास में बर्तन वर्तन मांज करके 8:30-9 बजे तक दूसरे क्या काम करती, और 9 बजे बाद वो अपनी दाड़की करने के लिए 9 बजे से 6 बजे किसी के काम करने जाती थी। बेचारी एक अकेली महिला इतनी मेहनत करती, तो जिन सामने घरों में जाती बर्तन मांजने, वो भी बड़े उसको सम्मान की निगाह से देखते हैं। लेकिन जैसा होता है कि पास में जो घर था, वो झुग्गी थी जिसकी, वो दारू पी करके अपने घर में रोज लड़ाई करता रहता था, और लड़ने के बाद दोनों लड़ते थे, और स्वाभाविक से वो पास में महिला रहती, अपने बच्चों को लेकर के बिना बात से उनसे भी झगड़ा करने लग जाते। वो जैसे तैसे अपने को बचा बुचू के अपने बच्चे पाल पोस रही। अचानक एक दिन क्या होता कि वो दोनों पति पत्नी झगड़ते झगड़ते, पत्नी को गुस्सा आता तो अपने घर में से पेट्रोल निकाल करके अपने शरीर पे डाल लेती है अपने हाथ से, और वो पति मौजूद है और वो आग लगा लेती। अब पति भी उसको बचाने के बजाय खुद बच के दूर खड़ा हो जाता है, और संयोग से आसपास वाले निकलते हैं और जलती महिला को बुझा करके हॉस्पिटल पहुंचाते। पूरा मोहल्ला देख रहा है, लेकिन देखने के बाद में भी जब वो हॉस्पिटल जाती तो पता नहीं क्या होता है। महिला मरने के पहले बयान में उस पे घास पेट्रोल किसने डाला, आग किसने लगाई, वो पड़ोस की महिला का नाम लिखा देती, जिसके छोटे छोटे बच्चे, जिसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे हमको मालूम, मृत्युपूर्व कथन में तो बेचारी वो पास की फंस गई। अब ये जो मोहल्ले वाले सब मेरे पास आए कि ये कैसे भी करके इस महिला के छोटे छोटे बच्चे, ये जेल में जा रही है, अब बचा लो इसको कैसे भी करके। मेरे पास कुछ उसका उत्तर नहीं था। मैं क्या करता था, मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, यहाँ के न्यायाधीश एडीजे में प्राधिकरण का अध्यक्ष, उनके मकान अभी सरकारी मकान मिल नहीं रहे थे, तो मैंने अपना प्राधिकरण का मकान दिया था, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा। तब तक टीआई से बोला कि भैया काम करना, इस महिला को पकड़ना मत, नहीं तो इसके बच्चे को कौन रोटी खिलाएगा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और संयोग ऐसा होता कि मैं वो टीआई को भी बोलता हूँ, टीआई मेरी बात मान जाता है। इधर से मैं न्यायाधीश के पास जाता हूँ कि साहब ऐसा करना कि आपका जो फैसला होगा हो जाएगा, ऐसा कोई रास्ता निकालो कि इसकी बेचारी की जमानत जल्दी हो जाए तो इसका काम चलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बात पूरी उनने ध्यान से सुनी। उनने कहा भाई एक काम करो, ये पूरा जमानत करने से काम नहीं चलेगा, आप 1-1.5 महीने का टाइम मेरे को दे सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले मैं इसका फैसला ही कर दूंगा। और मुझे वास्तव में अपनी न्यायपालिका पर गर्व हुआ कि 1.5 महीने के अंदर उनने 302 मर्डर का पूरा फैसला उस महिला के पक्ष में दे दिया। मुझे लगा कि वास्तव में ये न्याय जिंदा है। ये कुछ भी किया होगा, कैसे किया, ये बात सही है, लेकिन ये मुझे एक बात की पीड़ा आज भी है कि ये हमारी न्याय व्यवस्थाओं के माध्यम से कहीं न कहीं ये कोई ऐसे रास्ते हो सकते क्या कि न्याय को कोई तीसरा पक्ष से भी मालूम पड़े। वो क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान की न्याय व्यवस्था में सीआरपीसी, आईपीसी जो संशोधित करके रूप ला रहे हैं, हो सकता है ये इस प्रकार की व्यवस्थाओं के नजदीक पहुंचे और आज नहीं तो कल
क्या ऐसा हो सकता है, जैसे विक्रमादित्य की बात माननीय माहेश्वरी जी ने कही है, कि हमारे अपने बलबूते पर भी कोर्ट के कार्य व्यवहार को लेकर के, कोर्ट की व्यवस्थाओं को लेकर, यद्यपि कई फैसले हमारे लिए मिसाल बनते हैं, आने वाले समय में उससे कोई लाइन बनती है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ न्याय परंपरा बहुत प्राचीन है, हो सकता है परमात्मा करेगा निश्चित रूप से कोई अच्छा मार्ग निकलेगा। लेकिन आज तो मैं ग्वालियर की धरती पर आकर के न्यायालय भवन, इतना बड़ा भवन जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भवन है, उसका लोकार्पण हुआ है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और यहाँ के बार एसोसिएशन ने जो जो मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Honorable Governor of Madhya Pradesh has made this moment memorable by inaugurating this new district court complex. I would now humbly request Shri Mangu Bhai Patel, Honorable Governor, Madhya Pradesh, to kindly grace this august gathering by delivering his inaugural address. Sir. सभी को नमस्कार। जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स ग्वालियर के उद्घाटन कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, नागर विमान एवं अस्पताल भारत सरकार मंत्री श्री, ऐसे तो मैं मध्य प्रदेश में हूं इसलिए उनको बेटा कहूंगा, गुजरात जाऊंगा तो जरूर दामाद कहूंगा, मगर दामाद भी बेटा ही होता है। ऐसे ज्योतिरादित्य जी, न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली जस्टिस जेके महेश्वरी जी, न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली जस्टिस एस.सी. शर्मा जी, मुख्य न्यायाधीशपति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस रवि मलिमत जी, प्रशासनिक न्यायमूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट जस्टिस रोहित आर्या जी, चेयरमैन मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल श्री प्रेम सिंह भदौरिया जी, प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर के पवन पाठक जी, उपस्थित न्याय तंत्र से जुड़े हुए सभी जजेस गण, ऑफिसर मित्रों, भाइयों बहनों, महानुभाव, पत्रकार मित्रों, जिला न्यायालय ग्वालियर के नवीन परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज मैंने देखा न्याय तंत्र के काम में भी रामायण की चौपाई सुनने मिलती है और संस्कृत के श्लोक भी यहाँ अब सबको मिलना सुनना मिला है। मैं समझता हूँ सही में भारत अभी विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। न्यायालय को न्याय मंदिर के रूप में माना गया है। यह मंदिर विधि द्वारा स्थापित शासन के नागरिकों की न्याय की आशा और अपेक्षा को पूरा करता है। किसी भी देश की प्रगति, शांति, सुराज और कल्याणकारी कार्यक्रमों की सफलता का आधार वहां है कि न्याय और व्यवस्था होती है। हमारी न्यायपालिका देश के आम आदमी के समान और गर्व का केंद्र है, क्योंकि वह उसकी गरिमा, अधिकारों की रक्षक और लोकतंत्र की सजग प्रहरी है। हम सभी ने देखा है कि अनेक अवसरों पर न्यायपालिका के जन सरोकार के प्रति संवेदनशीलता, न्यायिक सक्रियता से जन और तंत्र के मूल्यों की रक्षा हुई है। मेरा मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी न्याय प्रणाली हमारी न्याय व्यवस्था विश्व के अनेक देशों के लिए न्याय नवाचारों की प्रेरणा का केंद्र है। लोक अदालतों में कम खर्चीले, सुलभ और जल्द न्याय की व्यवस्था है।
जन विधि के सहायता के प्रावधान विश्व में अभिनव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न्याय प्रणाली को प्रभावी और सामाजिक बनाने के लिए निरंतर सुधार और नवाचार किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, जेलों में कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सुविधा, ई कोर्ट ऐप अनेक न्यायालयीय प्रक्रिया को ऑनलाइन सुविधा से आमजन को बड़ी राहत मिली है। नए भारत के निर्माण की इस अमृत प्रसंग में आज की उपलब्धियां कल के भविष्य रूप की रूपरेखा बनाने की प्रेरणा और अवसर है। भविष्य में हमारी न्याय व्यवस्था में गरीब, वंचित, कमजोर और पिछड़े को सस्ता, सुलभ और तत्काल न्याय उपलब्ध हो, इस चिंतन किया जाना चाहिए। ऐसे राज्यपाल के नाते से कई जगह जाना होता है। मैं यहाँ बड़ी बड़ी 2-3 जेलों में भी गया हूँ। छोटे छोटे बच्चे 12-15 साल, कुछ न कुछ गुनाह किया होगा, छोटा बड़ा। उसको देखकर मेरे मन में आया कि ये बच्चा ने क्या कर दिया होगा कि इसको जेल काटनी पड़ती है। मैं जेलर से पूछा कि भैया क्या है इसमें, तो अलग अलग बात हुई।